भोला को आपसे मिलना था तो उसी ने आपको चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था चुड़ैल जी। अब उससे पहले मिलिए। ना ना चुड़ैल जी, ये मंगली आपको रोज याद करता है। हम लोग उसे आपके बारे में पूछता रहता है। अब उसी से ही पहले मिल लीजिए। हे भगवान, ये चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। जान बचाना है तो भागो, जितनी जल्दी हो सके भागो, यहाँ से भागो। डर के मारे वो तीनों जंगल की तरफ भागता है और वो घने जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक गुफा दिखाई देता है। तीनों अपना जान बचाने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाते ही उन लोगों को एक साधु दिखाई देता है जो अंदर तपस्या कर रहा था। साधु बाबा प्रणाम, हम पे कृपा करो, हमारी जान बचाओ। हे साधु बाबा, हमारी गांव में एक चुड़ैल का साया है। रोज रात को चुड़ैल गांव में एक आदमी उठा के ले जाता है। हम तीनों आज अपना जान बचाने के लिए यहाँ छुपने आए हैं। चुड़ैल? अच्छा, अगर आप उसको जानते हैं तो कृपा करके हमें बताएं, वो गांव वालों को क्यों उठा के ले जाती है और हम उससे कैसे बचे? बहुत समय पहले एक नवविवाहित दंपति दूसरे किसी गांव से आके इस गांव में रहने लगे। गांव वालों को ये पसंद नहीं हुआ तो सभी ने उन दोनों को बुरा भला बोला और उन लोगों की जान के पीछे पड़ गए। वो लड़की तो किसी तरह जान बचा के भाग गई, पर लड़का भाग ना सका और गांव के लोग मिलके उसकी पति को जान से मार डाला। अब इसी जंगल में दफन भी कर दिया था। अपने पति से बिछड़ने के गम में वो लड़की अपनी जान दे दी। अब वो चुड़ैल बनके पूरे गांव में अपने पति को तलाश कर रही है। ये तो बहुत ही अन्याय हुआ। अब आप ही कोई उपाय बताइए साधु बाबा। हाँ, एक उपाय है। अगर तुम लोग उस चुड़ैल की पति को उससे मिलवा सके तभी ये किस्सा खत्म होगी। पर उसका पति तो बहुत पहले ही मर गया, फिर उससे कैसे वापस लाए? इस गुफा से 15 कदम पश्चिम में एक बरगद का पेड़ है। उसी के नीचे गांव वाले उसे दफनाया था। तुम लोगों को उसे निकाल के चुड़ैल के सामने ले जाना होगा, तभी काम बनेगा। जो आज्ञा साधु महाराज। ये कह के वो तीनों उस बरगद के पेड़ की तलाश में निकल पड़े और साधु महाराज के कही जगह पे उन्हें वो पेड़ मिल भी जाते हैं। अरे देखो देखो सब, यही वो बरगद का पेड़ लगता है। आओ हम सभी इस पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं। आओ। कुछ देर तक खुदाई करने पर उन्हें चुड़ैल के पति का कंकाल मिल जाता है। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? अब उसका खैर नहीं। मर गए। ये तो चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक है। अभी तो ये ठीक से उठा भी नहीं और हमें मारना चाहता है। भूत भैया, गुस्सा मत होना, हम पास के ही गांव के आदमी हैं। तुम लोगों ने मुझे बिना कोई अपराध के बेरहमी से मार डाला था। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पर हम तो आपको अपनी पत्नी से मिलवाने आए हैं। आपकी पत्नी अब चुड़ैल बन गई है और आपको हर जगह ढूंढती रहती है और आपको ना पाके वो हम लोगों के पीछे पड़े हैं। अब दया करके हमारे साथ चल के उन्हें दर्शन दे ताकि वो हम सबको छोड़ दे। ये सच है क्या? वाकई ही मेरी पत्नी इतने सालों से मुझे तलाश रही है? एकदम सच भूत जी। अब आप और देर मत कीजिए। फिर चारों गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं
और कुछ ही देर में गांव पहुंच जाते हैं। हम गांव पहुंच गए हैं। अब आप अपने पत्नी को बुलाइए। हे प्रियतमा, तुम कहाँ हो? देखो, हम आ गए, तुम भी आ जाओ। आवाज सुन के चुड़ैल चली आती है और अपनी पति से मिलके बहुत खुश होती है और उन तीनों को शुक्रिया बोल के गांव को छोड़ के दोनों चल पड़ते हैं। तभी मंगल चुड़ैल से एक प्रार्थना करता है। चुड़ैल जी, हमारे गांव के जिन लोगों को आप उठा के ले गए थे, कृपा करके उन सभी को लौटा दीजिए। जंगल के बीच में तुम लोगों को एक पुराना गुफा मिलेगा, उसके अंदर सब लोग बंद हैं, जाके निकाल लो। ये बोल के चुड़ैल भूत को लेके हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव वाले जंगल में जाके सभी बंदी को निकाल लाते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। एक बार एक शहर में गोविंद और रजनी की शादी होती है। शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी दिन बिताते हैं। फिर कुछ दिन बाद रजनी को एक प्यारा सा बेटा होता है। गोविंद जब रजनी और उसके बच्चे को कार में हॉस्पिटल से घर ला रहे थे, तब अचानक दूसरे तरफ से आते और एक कार से गोविंद का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से गोविंद बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। गोविंद होश में आने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कि रजनी मर चुकी है और उसके बच्चे वहां नहीं हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो संसार ही उजड़ गया। रजनी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? हमारा बच्चा कहाँ है? वह कहाँ गया? गोविंद उसके बच्चे को पागलों की तरह हर जगह ढूंढता है, पर कहीं भी बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उधर रजनी मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। अरे मुझे क्या हुआ? गोविंद और मेरा बच्चा कहाँ है? रजनी उन दोनों को ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि गोविंद बहुत रो रहा है और घर में बैठा पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा है। जिंदगी बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब। मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी को मैं बचा नहीं सका। मेरे बच्चे को कहीं से ढूंढ के ला दीजिए। वह कैसे गायब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी हालत मैं समझ सकता हूँ। हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बच्चे को वापस लाने का। ये सब क्या चल रहा है? मेरा बच्चा किधर है? तभी उसके पड़ोसी राजीव के घर बच्चे का रोने का आवाज सुनाई देता है और उसकी रोने के आवाज सुनकर चुड़ैल का मन व्याकुल हो जाता है। बच्चे का रोने का आवाज कहाँ है? कहाँ से आ रहा है? मेरा बच्चा तो नहीं, कहाँ है मेरा बच्चा? चुड़ैल राजीव के घर जाती है। थैंक यू रुचि, तुम यह तोहफा मुझे देकर मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। देखो इसको, बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। हाँ हाँ, आपका ही तो बेटा है, आप पे ही तो जाएगा। पर अब सुनिए, इसके लिए एक आया ढूंढिए। मुझे काम पर भी तो जाना है। कुछ दिन घर में रह के आराम कर लूंगी, फिर नौकरी ज्वाइन करना है। इतना छोटा सा बच्चे के लिए आया रखेंगे ये लोग? कैसी माता पिता है? बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा? मेरे बच्चे को आया के हाथों छोड़ के दोनों नौकरी पर चले। रजनी अपनी बच्चे की ममता में रोती रहती है और बच्चे की आसपास भटकती रहती है। फिर कुछ दिन बाद राजीव और रुचि एक आया रख लेते हैं। आया के हाथों बच्चे को देकर दिन भर के लिए नौकरी पर निकल जाते हैं दोनों। ये मेरे बेटे को ठीक से रखेगी ना? तुम चिंता मत करो, वह ठीक ही रखेगी। एक बच्चे के लिए अपना कैरियर मत छोड़ो। चलो निकलते हैं। चंपा, ये सब बच्चे के खाने की चीज है, टाइम पर खिलाते रहना और उसका ध्यान रखना। मैम साहब, आपको कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये सालों से करती हूँ।
कितने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया है। अब बेफिक्र होके जाओ मेम साहब। दोनों बेफिक्र होके चले जाते हैं, पर चुड़ैल बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाती। वो हर वक्त चंपा पर नजर रखती है। ये औरत तो मुझे गड़बड़ की लगती है। अगर इसने मेरे बच्चे के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की ना, तो मैं इसे जिंदा खा जाऊंगी। अरे वाह, अब पूरा दिन के लिए घर की मालकिन मैं हूँ। खूब खाऊंगी, खूब आराम करूंगी। अरे वाह, ये लोगों के फ्रिज में तो खाना भरा पड़ा है। कहाँ से शुरू करूँ? इधर चंपा खाने और सजने संवरने में ही लगी रहती है, और उधर बच्चे को भूख लगता है तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता है। उधर बच्चे का रो रो के बुरा हाल है और ये खुद को लेके पड़ी है। अरे ये बच्चा तो चिक चिक करके दिमाग खराब कर दिया। पहले इसे चुप करा के आती हूँ। चंपा बच्चे के पास जाकर उसको खाना खिलाने की जगह एक दवाई पिला देती है। दवाई पीकर थोड़ी ही देर में बच्चा सो जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल गुस्से से गुर्राने लगती है। रात में जब राजीव और रुचि घर लौटते हैं तो उन लोगों को बच्चा अकेला ही घर में मिलता है। अरे, मेरे बेटे को घर में अकेला छोड़ के कहाँ चली गई ये औरत? यह आया तो बहुत ही लापरवाह है। इसको हम आगे नहीं रखेंगे। उसे मना कर देना, कोई दूसरा मेड रखते हैं। तुम ठीक कह रहे हो राजीव, पर इतनी जल्दी हमें कोई मेड कैसे मिलेगा? कल तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अब क्या करें? दोनों ये सोच के परेशान हो रहे थे, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देती है। रुचि दरवाजा खोल के देखती है कि सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी है। मेरा नाम सोनू है। आपके पड़ोसी से पता चला कि आप लोगों को एक आया चाहिए बच्चे के देखभाल के लिए। हाँ, चाहिए तो। ठीक है, तुम अंदर आओ। सोनू से बात करके राजीव और रुचि को अच्छा लगा और वो बच्चे के लिए सोनू को रख लेते हैं। अगले दिन राजीव और रुचि सोनू को सब काम समझाकर नौकरी पर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। मेरा मुन्ना, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चा है ना? अरे, इसके गाल पर वैसा ही निशान है जैसा मेरे बच्चे के गाल पर था। इसका मतलब ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा, मेरा लाल। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तभी बच्चा जोर से रोना शुरू कर देता है। भूख लगी है ना मुन्ना? तुझे इस बोतल की दूध खाने की कोई जरूरत नहीं। चुड़ैल बच्चे को अपना दूध पिलाती है और दूध पी के बच्चा चुप होके सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतता रहता है। एक दिन राजीव और रुचि दोनों के ऑफिस में छुट्टी होता है, इसलिए राजीव और रुचि दोनों ही घर में रहते हैं। बच्चा जब रोने लगता है तो रुचि उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश करती है, पर बच्चा बोतल से दूध नहीं पीता और रोता ही रहता है। फिर वो बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा दूध पीने से फिर भी इनकार कर देता है और रोता ही रहता है। अरे सोनू, देखो तो, मुन्ना मेरे हाथ से दूध ही नहीं पी रहा है। अरे मेम साहब, ऐसा होता है। बच्चा जिसके पास ज्यादा समय रहता है उसी की आदत हो जाता है। आप मुन्ना को मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। सोनू के पास आते ही बच्चा चुप हो जाता है। ये देखकर रुचि को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुन्ना उसके पास जाते ही रोना शुरू कर देता है। सोनू बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है और अंदर जाकर अपना चुड़ैल रूप धारण कर लेती है। फिर दूध पिलाने लगती है। बच्चा दूध पीकर सो जाता है। देखो ना राजीव, मेरा बेटा मुझे पहचानता ही नहीं। मेरे गोद में आते ही रोना शुरू कर देता है
और सोनू के पास जाते ही चुप हो जाता है। मुझे शायद मेरे बेटे को ज्यादा टाइम देना चाहिए। इतने में सोनू बच्चे को सुलाकर वहां आ जाती है। कोई बात नहीं रुचि, सब ठीक हो जाएगा। देखो कल भी तो हम दोनों की छुट्टी है, तो चलो मुन्ने को लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और सोनू को भी तो छुट्टी मिलना चाहिए, वो तो सारा दिन मुन्ना को संभालती रहती है। कोई बात नहीं साहब, मुझे तो बाबू के साथ रहना अच्छा लगता है। और फिर इतने देर तक मुन्ना मुझे ना पाकर रोएगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे ना। ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारी बच्चे को लेकर कहीं जा रही हूँ। मैं इसकी माँ हूँ तो मैं उसे संभाल ही लूंगी। अगले दिन राजीव और रुचि बच्चे को लेके घूमने चले जाते हैं, पर कुछ ही देर में बच्चा रोना शुरू कर देता है। वो दोनों बहुत कोशिश करके भी बच्चे को चुप नहीं करा पाते और घर लौटना पड़ता है। लौट के देखता है कि सोनू दरवाजे पर ही उन लोगों का इंतजार कर रही है। उन लोगों के आते ही बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाके सोनू चुड़ैल बन जाती है और बच्चे को दूध पिलाने लगती है। उधर रुचि को शक होता है। बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ लगती है, अंदर जाकर देखती हूँ। ये कहकर राजीव और रुचि अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों चौंक जाते हैं। वहाँ रजनी अपनी चुड़ैल रूप में बच्चे को दूध पिला रही थी। चुड़ैल, राजीव चुड़ैल, सोनू एक चुड़ैल है राजीव। मेरा बेटा चुड़ैल के हाथ में है, वो चुड़ैल उसे मार के खा जाएगी। कुछ करो राजीव। अब बस करो ये नाटक रुचि, ये मेरा बच्चा है। ये सब बकवास बंद करो। राजीव, मुन्ना मेरा बच्चा है ना? हाँ हाँ, पूछ तेरी पति से, ये मेरा बेटा है या तेरा? राजीव और रुचि चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों का चीख सुनकर गोविंद वहाँ आ जाता है। क्या हुआ राजीव? अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई? गोविंद, मुझे तुम नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा रजनी हूँ। और देखो, ये हमारा खोया हुआ बच्चा है। देखो इसके गाल में वही जन्म के निशान है जो हमारे बच्चे के गाल में था। हे राजीव, चल सच बता, पड़ोसी हो के ऐसी नीच हरकत करती हो? सच बोल, नहीं तो जान ले लूंगी। तुम लोग तो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो। बच्चे का तो तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं, इसलिए दूध पीते बच्चे को नौकरानी के हाथों छोड़ दिया। तुम लोग पैसे ही कमाओ। जब तुम दोनों बच्चे की कदर करना सीखोगे, तब भगवान तुम्हारे गोद में बच्चा देंगे। राजीव और रुचि को अपना गलती का एहसास होता है और वो दोनों गोविंद और रुचि से माफी मांगते हैं। मैं तो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तो जाना ही है। पर जब तक मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। उसके बाद गोविंद बच्चे और रजनी को गले लगा लेते हैं। फिर वो अपने घर में चले जाते हैं। कानपुर नाम का एक गांव में माधवलाल और उसकी पत्नी नलिनी, दो बच्चे चुटकी और बिट्टू के साथ रहते थे। हालांकि नलिनी चुटकी की सगी माँ थी, फिर भी वो दोनों बच्चों में बहुत ही भेदभाव करती थी। एक ओर नलिनी बिट्टू से बहुत प्यार करती थी, तो दूसरे ओर चुटकी से पराई जैसी पेश आती थी। चुटकी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, पर बिट्टू को पढ़ाई लिखाई एकदम पसंद नहीं था। उधर चुटकी हर कक्षा में अव्वल आती थी। इधर बिट्टू का किताबों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। वो सारा दिन खेलता रहता था और घर में तोड़ फोड़ करता रहता था। पर उसके बाद भी नलिनी बिट्टू से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी और चुटकी से बुरा व्यवहार करती थी। ये सब देखकर चुटकी के मन में बहुत दुख होती थी। वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चुटकी को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो खुद को बहुत बीमार महसूस करती है, तो वो बिस्तर पर लेटी रहती है। चुटकी को देर तक बिस्तर पर सोते हुए देख नलिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चुटकी के पास जाकर
उसे बुरा भला कहने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक सोए रहने की? इतना काम कौन करेगा? चल जल्दी से उठ आलसी कहीं की। कल का बर्तन पड़े है, उसे साफ करने के बाद कपड़े भी धोना है। अब उठेगी भी या मेरी शक्ल ही देखते रहेगी? चुटकी बहुत बीमार महसूस करती है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहती। वो उठ के अपना काम करने लगती है। तभी चुटकी के पिता माधवलाल घर आता है। अपने पिता को देखकर चुटकी रोने लगती है। पिताजी, मैं घर का काम कर नहीं पा रही हूँ। मेरी तबीयत एकदम ही खराब है। माँ को बताइए ना पिताजी कि आज मुझे छोड़ दे। अरे बेटी, क्या हुआ? अरे बाप रे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। तुझे तो सोए रहना चाहिए। तू काम क्यों कर रही है? किसने बोला तुझे काम करने के लिए? माँ ने बोला है। मैं रोज ही उसकी काम कर देती हूँ, पर आज मेरा हाथ पाँव चल नहीं रहा है। लग रहा है कि मैं यहीं गिर जाऊंगी। ऐसे तो लगेगा ही बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार है। चल अभी डॉक्टर